हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैक्सेशन का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी आज के लेक्चर की। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट टैक्सेशन क्या लेती है, कितने टाइप्स के टैक्सेशन होते हैं। उसके बाद अपन ने डायरेक्ट टैक्स उसके टाइप, इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके टाइप, जीएसटी, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड। पहला है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का मतलब है टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो आ रहा है, प्लस टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, इसमें सारी यूनियन टेरिटरी आ जाएंगी एक्सेप्ट, आपको पता होगा, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लेजिस्लेचर है। इसके अलावा जितनी यूनियन टेरिटरी का जो टैक्स रेवेन्यू हो रहा है वो भी इसमें आता है। दूसरा टर्म है नेट टैक्स रेवेन्यू। नेट टैक्स रेवेन्यू इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, अगर ऐसे अपन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है माइनस स्टेट शेयर माइनस कंट्रीब्यूशन टू एनडीआरएफ। ठीक है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में अगर आप स्टेट का शेयर जो टैक्सेशन का है, साथ में जो एनडीआरएफ में चले जाता है पार्ट, उसे माइनस कर दें। एनडीआरएफ इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया था उसके अंडर क्रिएट किया गया था ये फंड। ठीक है, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो नेट टैक्स रेवेन्यू आ जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज सेस। आर्टिकल 270 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे लिया जाता है। सेस का मतलब होता है एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स ओवर एंड अबव नॉर्मल टैक्स। ठीक है, किसी भी चीज पे कोई नॉर्मल, किसी भी चीज पे टैक्स लग रहा है, आपकी इनकम पे, आपके एसेट्स पे, उसके ऊपर एडिशनल जो टैक्स लगाया जा रहा है उसे सेस बोलते हैं। ये सेंटर और स्टेट दोनों लगा सकते हैं। ये डिविजिबल शेयर का पार्ट नहीं बनाते। ठीक है, डिविजिबल शेयर का मतलब होता है जैसे सेंटर ने, अपन ने देखा था, कुछ टैक्स लेता है, उसके बाद एक स्टेट का भी शेयर होता है, वो स्टेट को कुछ पार्ट दे देता है, लेकिन जो सेस लेता है सेंटर वो स्टेट को नहीं देता, मतलब ये डिविजिबल शेयर का पार्ट नहीं बनाते हैं। इसके अलावा एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस यानी किसी कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे कि केरला में 2018 में फ्लड्स आ गई थी, इसमें इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सेस लेने लगी थी, शायद 1% का सेस था। स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, इसलिए ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे कि फ्लड के लिए लिया गया था, जब सब ठीक हो गया तो सेस भी बंद कर दिया गया। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है अच्छे से सेस के लिए। it is lived under article 270 of constitution. It is additional tax over and above the normal tax. सेंटर और स्टेट दोनों ले सकते हैं, डिविजिबल शेयर का पार्ट नहीं बनाता और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, इसलिए लिमिटेड समय तक के लिए होता है। अब दूसरा आता है सरचार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स में टैक्स लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लो किसी चीज पर टैक्स लग रहा है 10%। ठीक है, 10% है टैक्स। अब इसी चीज में सरचार्ज लग रहा है 10% का, तो टोटल कितना टैक्स देना पड़ेगा? टोटल विल बी 10% जो टैक्स लग रहा है प्लस 10% सरचार्ज। 10% सरचार्ज का मतलब मैंने क्या बताया था? टैक्स ऑन टैक्स, यानी ये जो 10% टैक्स लग रहा है इसका 10%, तो कितना हो जाएगा? 1%। तो ये आ जाएगा 11% टोटल टैक्सेशन। सपोज यहाँ सरचार्ज 20% होता तो कितना हो जाता? 10% प्लस 10% का 20%, दैट इज 2%, तो हो जाता है टोटल टैक्स 12%। अब आपको समझ आ गया होगा सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। अब सरचार्ज की भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इट इज लीव्ड अंडर आर्टिकल, वो 270 था, 271 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली सेंटर, सिर्फ सेंटर ले सकता है, स्टेट इसे लीव नहीं कर सकता। और ये जनरली अनलिमिटेड टाइम के लिए रहता है। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम के लिए रहता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता कि कुछ हो गया उसके कारण ये लीव किया जा रहा है, जनरली कंटिन्यूस रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो ये बातें आपको याद रखनी है सरचार्ज की। अब एक आ जाता है टैक्स बेस। नाम से पता चल रहा है, बेस यानी कि एसेट्स या फिर इनकम्स ऑन विच गवर्नमेंट कैन लीव टैक्स।
ठीक है। कोई भी एसेट, कोई भी इनकम, कोई भी वो चीज जिस पर गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, इसे बोलते हैं टैक्स बेस। वो टैक्स बेस बना देता है। और टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? टैक्स लायबिलिटी इज टैक्स बेस, यानी कि जिस जिस चीजों पर टैक्स लिया जा सकता है मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, ये हटा दो, मल्टी टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टैक्स बेस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। ठीक है, ये लायबिलिटी हो जाएगी। अब आ जाता है टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी मतलब जीडीपी और टैक्स रिसिप्ट का रिलेशनशिप। यानी कि सपोज एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट 10% है और अगर टैक्स रिसिप्ट का ग्रोथ रेट भी 10% है। अब सपोज एक केस है, जीडीपी का ग्रोथ रेट 10% है लेकिन टैक्स जो आपका मिल रहा है सरकार को, उसका ग्रोथ रेट 5% है, 20%। ठीक है, ये है जीडीपी का ग्रोथ रेट और ये है टैक्स रिसिप्ट जो सरकार को टैक्स मिल रहा है। तो अगर तो जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन टैक्स रिसिप्ट कम हो रहा है, लेकिन टैक्स रिसिप्ट में जो ग्रोथ है वो कम है, तो ये नॉन बॉयंट कहलाता है, टैक्स रेट नॉन बॉयंट। और अगर जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है और जो टैक्स रिसिप्ट में ग्रोथ रेट है वो जीडीपी में ग्रोथ रेट से ज्यादा हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है लेकिन ये 20% से रिसिप्ट ग्रो कर रहे हैं, तो टैक्स कहलाता है बॉयंट। बॉयंट टैक्स अच्छा माना जाता है, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है जिससे कि फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को। अब टैक्स इलास्टिसिटी, देखो टैक्स बॉयंसी में अपन ने क्या देखा था कि ये रिलेशन है जीडीपी ग्रोथ रेट का और टैक्स रिसिप्ट में ग्रोथ रेट का। जो टैक्स इलास्टिसिटी है वो रिलेशन है टैक्स रेट में ग्रोथ रेट का और टैक्स रिसिप्ट में ग्रोथ रेट का। यहां जीडीपी में ग्रोथ रेट और टैक्स रिसिप्ट में ग्रोथ रेट थी, यहां टैक्स रेट में ग्रोथ रेट, सपोज पहले 10% था टैक्स रेट, अब 20% हो गया है, तो उससे रिसिप्ट में कितना बढ़ रहा है उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये दोनों टर्म में दो चीजें सेम है, यानी कि अपन अल्टीमेटली ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली सरकार के पास कितना रिसिप्ट आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, और इसको रिलेट करना है जीडीपी में ग्रोथ रेट से बॉयंसी के केस में और इलास्टिसिटी के केस में टैक्स रेट में ग्रोथ रेट से। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप कंफ्यूजन भी हो जाता है कि बॉयंसी में जीडीपी है कि टैक्स रेट है, तो ये आपको याद रखना है बॉयंसी और इलास्टिसिटी। फिर आ जाता है लेफर्स कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेफर्स कर्व होता है टैक्स रिसिप्ट टैक्स रेट, ये इन्वर्टेड वी कर्व होता है, इन्वर्टेड वी या यू शेप का कर्व होता है। ठीक है, ये बता रहा है कि टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रिसिप्ट भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट तक टैक्स रेट जब तक बढ़ रहा है तो टैक्स रिसिप्ट भी बढ़ रहा है, यानी कि आप रेट बढ़ाते जाइए, पहले 10% था 20% करते जाइए, तो जो आपके जो गवर्नमेंट के पास टैक्स अल्टीमेटली आएगा, टैक्स रिसिप्ट है वो भी बढ़ते जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। अगर इसके बाद टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा तो जो टैक्स रिसिप्ट है वो घटने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा टैक्स रेट कर दिया तो अल्टीमेटली लोग अवॉइड करने लगेंगे टैक्स, है ना, टैक्स इवेड करने लगेंगे, इनकम नहीं दिखाएंगे और टैक्स सही से पे नहीं करेंगे। इसलिए अगर एक रेट के बाद बढ़ गया टैक्सेशन तो टैक्स रिसिप्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं, वो कम होने लगेगा क्योंकि लोग टैक्स अवॉइड करेंगे। अब आ जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कि जो इसका मतलब है कि टैक्स ऑन रॉ मटेरियल इज मोर देन फिनिश्ड गुड। सिंपल एग्जांपल में समझें कि सपोज जो रबर में जो टैक्स लग रहा है वो ज्यादा है और जो रबर टायर में टैक्स लग रहा है वो कम है। ये जनरली इंपोर्ट के केस में इसका यूज किया जाता है कि सपोज इंडिया है, वो अगर रबर इंपोर्ट कर रही है तो उसमें ज्यादा टैक्स लगा रही है सरकार, लेकिन अगर रबर टायर इंपोर्ट कर रही है बना बनाया तो उसमें कम टैक्स लगा रही है। इसीलिए इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है और ये अच्छा नहीं माना जाता। सपोज रबर में अगर टैक्स कम लगता तो रबर ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और इंडिया के जो व्यापारी हैं वो रबर का यूज करके टायर बनाते हो, मुनाफा कमाते, अपनी जीडीपी बढ़ती, ग्रोथ रेट होता। लेकिन रबर में तो टैक्स सरकार, रबर में तो ज्यादा लग रहा है टैक्स, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है रबर टायर है उसमें कम लग रहा है, तो डायरेक्टली रबर टायर इंपोर्ट कर लिया जाता है और इंडिया में नहीं किया जाता प्रोडक्शन, जिससे लॉस होता है। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब एक आ जाता है बाय बैक टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने कुछ कमाया मुनाफा, अब मुनाफा कमाया
तो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा देगी, जिसे बोलते हैं डिविडेंड, है ना। शेयर्स होते हैं, आपने कंपनी के शेयर खरीदे, अब अगर कंपनी को मुनाफा हुआ तो वो आपको कुछ पैसे देगी, उसे बोलेंगे डिविडेंड। अब इस डिविडेंड में टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये अपन आगे देखेंगे, अब एबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन अपन ने नॉर्मली क्या देखा था, कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया यानी पैसा दिया। लेकिन कुछ केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देती, बल्कि एक अदर तरीका अपनाती है शेयर होल्डर्स को पे करने का, जिसे बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। यहां मैंने डायग्राम बनाया है, ये कंपनी है, उसने शेयर इशू किए शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी को फायदा हुआ तो उसने उन्हें डिविडेंड या पैसा नहीं दिया, बल्कि शेयर खरीद लिए, बाय बैक ऑफ शेयर कर लिया। इससे आप पूछेंगे कि शेयर होल्डर को क्या मिला। शेयर होल्डर को ये मिला कि जो बाय बैक किए जाते हैं हाइयर प्राइसेस में होते हैं। ठीक है, सपोज 5 रुपए थी शेयर की प्राइस, तो वो 10 रुपए में खरीद लेंगे, तो शेयर होल्डर को उसको अल्टीमेटली पैसा देना था, तो पैसा तो ऐसे भी चला गया उसके पास कि उसके शेयर को ज्यादा वैल्यू में खरीद लिया। लेकिन कंपनियां ऐसा करती क्यों है? ऐसा इसलिए करती हैं कि एक तो इनसे इनका जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी। नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली अपन ने देखा कि वो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के बाद डिविडेंड यानी कि पैसे दे रही थी। इस केस में पैसे नहीं दे रही, शेयर खरीद ले रही है हाइयर प्राइस में, जिससे शेयर होल्डर को फायदा हो जा रहा है। लेकिन कंपनी को भी तो फायदा हो रहा है कि वो अपने शेयर्स खरीद ले रही है, तो उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, यानी कि उसकी जो ओनरशिप है वो स्ट्रेंथन होगी। और दूसरा, शेयर के प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे, खुद ही हाई प्राइस में खरीद रही है तो शेयर के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए इस बाय बैक में टैक्स लगाया जाता है। शायद अभी अराउंड 10% चल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि कितना चल रहा है, बट आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। कि नॉर्मली कंपनी प्रॉफिट होने पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है यानी पैसे देती है। अगर ये डिविडेंड का उनको शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक और तरीका है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स हायर वैल्यू में किए जाते हैं, जिससे शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो जाए, और कंपनी ऐसा इसलिए करती है जिससे इसकी ओनरशिप बढ़े और उसके शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ते जाए। अब एक होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो अपन यहाँ देख रहे थे कि कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया, उसने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। अब अपन इसकी साइकिल पूरी समझते हैं। जैसे कंपनी है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रॉफिट में वो टैक्स भरेगी, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉर्पोरेट टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कंपनियां प्रॉफिट कमाने पे भरती हैं। अब वो डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो पहले क्या होता था कि कंपनी जो डिविडेंड देती थी, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी कंपनी। ठीक है, अब डिविडेंड उसने शेयर होल्डर को दे दिया, लेकिन अगर शेयर होल्डर रिसीव कर रहा है मोर देन 10 लाख एज डिविडेंड, ठीक है, अगर शेयर होल्डर 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो शेयर होल्डर विल पे 10% एज डिविडेंड एज टैक्स। आप समझे? फिर से अपन देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसने कॉर्पोरेट टैक्स भरा। अब उसने कुछ डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को, तो उसमें कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरा, ये पहले भरती थी। अगर शेयर होल्डर को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, तो शेयर होल्डर भी इसमें टैक्स भरेगा। ठीक है, तो अब क्या किया, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। एक तो कंपनी भी भर रही थी जो डिविडेंड दे रही थी उसमें, और शेयर होल्डर्स को भी भरना पड़ रहा था अगर उन्हें 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है। इसलिए अब सरकार ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को एबोलिश कर दिया है, खत्म हो गया है। ठीक है, अब इससे सरकार ने एबोलिश कर दिया है। इसकी जगह क्या हो गया है कि जो डिविडेंड कंपनी ने दिया अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के पास गया, तो अब डिविडेंड को शेयर होल्डर की इनकम माना जाएगा। ठीक है, इनकम माना जाएगा और शेयर होल्डर इसमें इनकम टैक्स भर देगा। तो अल्टीमेटली एक ही बार शेयर होल्डर पर टैक्स भरेगा जितना भी इसे डिविडेंड मिल रहा है, और कंपनी को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है बाय बैक ऑफ शेयर्स की कंपनी वापस क्यों खरीदती है शेयर्स डिविडेंड देने की जगह, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है और इसे क्यों एबॉलिश किया गया, क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर दोनों को भरना पड़ रहा था टैक्स। अब अल्टीमेटली जो डिविडेंड है उसे शेयर होल्डर की इनकम माना जाएगा और उसमें उसे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। कंपनी कोई टैक्स नहीं देगी, डीडीटी को एबॉलिश कर दिया गया है। अब एक आता है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्यों लगाया जाता है, ये क्या टैक्स होता है? जो आईएन मतलब इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शेयर हो रहे हैं, नहीं, जो भी इंटरनेशनल फ्लो हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल का। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लें अपन, जैसे शेयर है। अगर आपने इकोनॉमिक्स की अगर आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो एफपीआई होती है वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, कि जैसे कोई अमेरिका में है कोई इंसान या कोई कंपनी, उसने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये बहुत वोलाटाइल होती है इन्वेस्टमेंट, थोड़े समय तक तो रहेगी, लेकिन हो सकता है वो तुरंत जब भी एनवायरमेंट फेवरेबल ना हो तो इन्वेस्टमेंट वापस ले जाए।
इससे लॉस होता है नेटिव कंट्री को। अगर अमेरिका के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, इंडिया की कंपनी में, और वो कुछ समय के बाद जब अनफेवरेबल हुआ तो तुरंत वापस ले गए, इसलिए इंडिया को नुकसान हो रहा है। तो इसी को इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, है ना, शॉर्ट टर्म की जो खरीद कर रहे हैं उस पर जो लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए और इस शॉर्ट टर्म फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं टोबिन टैक्स। इंडिया में इसी का एक फॉर्म लगता है जिसे एसटीटी बोलते हैं, अपन आगे देखेंगे। एसटीटी इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये अपन आगे देखेंगे क्या होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल में जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं टोबिन टैक्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि शॉर्ट टर्म अगर कोई बाहर का इंसान इंडिया में शेयर खरीद रहा है और उसे तुरंत वापस ले जा रहा है तो उसमें टैक्स लगेगा, उसे बोलेंगे टोबिन टैक्स। इंडिया में एक टोबिन टैक्स का फॉर्म लगता है जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आ जाता है टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म यानी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं, है ना, एग्रेसिव अप्रोच अगर यूज कर रहे हैं, एग्रेसिव अगर अप्रोच यूज कर रहे हैं तो इंक्रीज द टैक्सेशन, इसे बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। ये यूज किया गया था वोडाफोन हच केस में, आपने शायद सुना होगा। अभी 1-2 साल पहले बहुत न्यूज में भी था क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने एबलिश कर दिया गया था। तो वोडाफोन हच केस में क्या हुआ था कि सरकार ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दिया था। यानी कि सपोज आज डेट है, आज 2022 चल रहा है, आज किसी चीज पे टैक्स नहीं लग रहा, सरकार 2025 में अगर बोल रही है, सरकार ने फिर 2025 में कहा कि 2022 में भी आपने कुछ चीजें खरीदी थी जिसमें उस समय नहीं लग रहा था, लेकिन अब टैक्स लगेगा और आपको पुराना भी भरना पड़ेगा। तो यही हुआ था वोडाफोन हच केस में, और इसमें फिर अब इसे एबोलिश भी कर दिया गया 1 साल पहले। ये अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसी के थ्रू ये टर्म आया था टैक्स टेररिज्म। यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच यूज करे, बहुत ज्यादा या तो गलत भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया, आपने जो पुराने ट्रांजैक्शन थे उसमें टैक्स लगा दिया, तो इसे बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। अब आ जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेवेन्यू फॉरगॉन, इसे रेवेन्यू फॉरगॉन भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीजों में, जैसे कि एग्रीकल्चर है या फिर स्टार्टअप है, इन्हें कंसेशन देती है ना, कंसेशन देती है कि आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, इतने समय तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। जो सरकार को रेवेन्यू मिलने वाला था अगर इनमें नॉर्मल टैक्स लगता, वो सरकार को नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू फॉरगॉन को बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। अल्टीमेटली सरकार खर्चा कर रही है, आप एक तरीके से देखें, क्योंकि सरकार को जो नॉर्मली मिलना था टैक्स वो नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार छूट दे रही है, इसी को बोलेंगे टैक्स एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू फॉरगॉन। अब विथ होल्डिंग टैक्स बहुत सिंपल सा है। विथ होल्डिंग टैक्स में अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विथ होल्डिंग टैक्स का। विथ होल्डिंग टैक्स में जैसे कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यानी कि किसी की सपोज एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, तनख्वाह देने के पहले ही अगर वो उसमें टैक्स काट ले और खुद भर दे और मतलब टैक्स काट के उसे इनकम दे, तो उसे बोलेंगे विथ होल्डिंग टैक्स, यानी उसने टैक्स विथ होल्ड कर दिया और खुद पे कर दिया। अब एक आ जाता है परजम्पटिव टैक्सेशन। ये है इनकम टैक्स बेस्ड ऑन एवरेज इनकम इंस्टेड ऑफ एक्चुअल इनकम। ये टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है 1 साल का, या किसी प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स का ग्रॉस रिसिप्ट 1 साल में 50 लाख से कम है, उस केस में इसका यूज किया जाता है, परजम्पटिव टैक्सेशन का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अपन ने पढ़ा लाइन में क्या है, इनकम टैक्स बेस्ड ऑन एवरेज इनकम इंस्टेड ऑफ एक्चुअल इनकम। यानी आपको अपनी एक्चुअल इनकम नहीं बतानी है, बट आपकी जो एवरेज इनकम है उस बेसिस पे आप इनकम टैक्स पे कर देते हैं। इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया है टैक्स रिजीम को, जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो उन लोगों को जिनका इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। पर ने देखा नहीं इसका यूज कौन कर सकता है, बिजनेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और प्रोफेशनल जिनकी रिसिप्ट 50 लाख से कम है साल की। अब 3 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। इन तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। सबसे पहले देखते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग यानी कि आपको टैक्स भरना है तो आपने वेरियस जो स्कीम्स थी, जो भी चीजें थी, उनका यूज किया और आपने इस तरीके से प्लान किया कि आपको थोड़ा कम टैक्स भरना पड़े, इसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। अब मेरी बातों से लग रहा होगा कि ये लीगल तो है ही, लेकिन ये मोरल भी है, इसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है,
अब किसी भी गवर्नमेंट का अपने टैक्स लॉज होते हैं, इनकम टैक्स लॉ है, कंपनीज एक्ट है, उसमें बहुत सारे कंसेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसका यूज करके अल्टीमेटली जो कॉर्पोरेट्स, खासकर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपनी इनकम बहुत कम दिखा देते हैं। वो कॉस्टली सीएस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उन्हें हायर करते हैं और वो कंपनी की बैलेंस शीट इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें जो प्रॉफिट है कंपनी का, जिसमें कंपनी को टैक्स भरना है, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल आ जाता है, जीरो प्रॉफिट कंपनीज हो जाती है वो। तो ये लीगल तो है ना, टैक्स जो लॉस है उसी का यूज किया जा रहा है, लेकिन ये मोरल नहीं होता, ये सही नहीं है। आप ऐसा गलत तरीका अपना रहे हैं टैक्स देने, टैक्स अवॉइड करने के लिए, है ना, कम टैक्स देने के लिए। और टैक्स इवेजन यानी कि बेसिकली आप अपनी सैलरी ना दिखाएं, या ब्लैक मनी बेसिकली जो कह सकते हैं ना, गलत तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, तो ये लीगल भी नहीं होता और मोरल तो है ही नहीं। लीगल नहीं है तो मोरल कहां से होगा? ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग लीगल भी है और मोरल भी है, ये सही है। जो नॉर्मल आप टैक्स प्लानिंग यानी कि आप नॉर्मल जो चीजें हैं उसका यूज करके प्लान कर रहे हैं कि आप एवरेज टैक्सेशन जो भी आपका है वो आप थोड़ा कम करें। टैक्स अवॉइडेंस में जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो एग्रेसिव प्लानिंग करते हैं, एग्रेसिव कंसेशंस का यूज करते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो टैक्स निग्लिजिबल भरते हैं। तो ये लीगल तो होता है बिकॉज लॉस के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन मोरल नहीं है। और टैक्स इवेजन यानी कि आप इवेड कर रहे हैं टैक्स, यानी आप अपनी इनकम नहीं दिखा रहे या ब्लैक मनी है जो भी है, तो ये लीगल भी नहीं होता और मोरल भी नहीं होता। ठीक है, तीनों टर्म में आपको पता होना चाहिए, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। अब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, अपन ने देखा था टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, लीगल तो होता है पर मोरल नहीं होता, यानी जो कंपनीज कंसेशंस का यूज करती हैं निग्लिजिबल प्रॉफिट दिखाने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बनाए गए, यानी कि जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ रूल बनाए गए, इन्हें बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब आ जाता है टैक्स शेल्टर। टैक्स शेल्टर में क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी वेरियस जो कंसेशंस उसे मिलते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल वेरियस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड या रिटायरमेंट प्लान, या किसी भी तरीके को यूज करके, लीगल तरीके को यूज करके अपनी थोड़ी टैक्सेबल इनकम कम बढ़ाता है, जिससे कि उसे टैक्स कम देना पड़े, इन्हें बोलते हैं टैक्स शेल्टर। ठीक है, ये एक शेल्टर की तरह वर्क करते हैं, जिससे उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, उसे कम टैक्स देना पड़ता है। ये भी लीगल भी है, मोरल भी है, जैसे वेरियस रिटायरमेंट प्लान्स हैं जो भी है। अब एक और आता है टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे यानी कि नाम से पता चल रहा है टैक्स हॉलीडे, इतने समय तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें आप नाम ये लिटरल मतलब आपको इसके पता, ये कोई भी सोच सकता है ना, जैसे कि टैक्स हॉलीडे का मतलब है इतने समय तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये जैसे कि रिसेंट वाले बजट में, जो इसी साल बजट आया था, उसमें कहा गया कि स्टार्टअप को 3 ईयर ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा अगर वो 31 मार्च 2023 से पहले ओपन हो जाते हैं। तो ये टैक्स हॉलीडे है ना, इतने समय तक आपको हॉलीडे दी जा रही है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब एक आती है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जो, ये बेसिकली अगर इसका अपन मतलब देखें तो ये होता है कि डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग एट डिफरेंट रेट्स बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ सेम कंपनी। जैसे कि एक कंपनी है सी, ठीक है, इसकी C1 एक ब्रांच है इंडिया में, एक C2 एक ब्रांच है सपोज मॉरिशियस में। तो क्या होता है, इस तरीके से बाइंग, इस तरीके से या कंपनी आपस में भी ट्रांसफर करती है प्रोडक्ट को, आपस में भी प्राइसिंग होती है, तो इस तरीके से ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट का कि अल्टीमेटली ये थोड़ा कम रेट में ज्यादा खरीदेंगे, जो जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट इस तरीके से चेंज करेंगे कि अल्टीमेटली इंडिया में बहुत कम प्रॉफिट आ जाए, बहुत कम आए, और यहाँ पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया में टैक्स ज्यादा है, और ये कुछ कंपनीज हैं, ये कुछ कंट्रीज होती हैं जिन्हें बोलते हैं टैक्स हेवंस, यानी कि यहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, बहुत कम टैक्स लगता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये इन दोनों जो कंपनी के दो सब्सिडरी हैं, इनके बीच में इस तरीके से खरीदी और बेची जाती हैं चीजें अलग अलग प्राइसेस में, कि यहाँ जहां ज्यादा टैक्स है जिस भी कंट्री में, वहां तो प्रॉफिट ना हो, और जहां कम टैक्स है वहीं सारा प्रॉफिट आ जाए, जिससे उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। इसे बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अब एक आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सपोज एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, वो इंडिया में भी काम कर रहा है और वो सपोज सिंगापुर में भी काम कर रहा है ना, या फिर मॉरिशस में भी काम कर रहा है, कहीं भी किसी भी देश में काम कर रहा है, तो उसे यहाँ भी, यहाँ तो टैक्स देगा ही, ठीक है, इंडिया का है वो और यहाँ काम कर रहा है, तो यहाँ जहाँ काम कर रहा है वहां देगा, लेकिन इंडिया का है तो उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा।
इसे प्रिवेंट करने के लिए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया कुछ कंट्रीज से, जैसे कि मॉरिशस से और भी कुछ कंट्रीज से एग्रीमेंट साइन करती है जिसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यानी कि अगर आपने एक जगह जैसे कि आप कोई इंडिया का आदमी मॉरिशस में जॉब कर रहा है, उसने वहां पास टैक्स भर दिया, तो उसे जितनी इनकम में उसने वहां टैक्स भरा था, अब वो टैक्स उसे दोबारा इंडिया में नहीं भरना पड़ेगा अपनी इनकम में। इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब हो जाती एक और टर्म है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग यानी कि कोई कंट्री वन है, कंट्री वन सपोज इंडिया है या कोई भी कंट्री है, उससे किसी ने आदमी ने ब्लैक मनी या किसी कंपनी ने ब्लैक मनी कमाया। अब वो ब्लैक मनी वो वेरियस मीन्स के थ्रू, सेल कंपनीज के थ्रू या हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू वो दूसरी कंट्री में भेज देता है, और ये ब्लैक मनी दूसरी कंट्री में उसने भेज दिया, और फिर वही ब्लैक मनी व्हाइट मनी बन के इस कंट्री में वापस आ जाता है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सपोज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझे आप? एक कंट्री वन में किसी ने, सपोज ये इंडिया है, इंडिया में किसी ने ब्लैक मनी कमाई, उसे वेरियस मीन्स के थ्रू दूसरी कंट्री में भेजा ब्लैक मनी, अब उसे व्हाइट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में वापस इंडिया में आ गई। इसे बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, एक और टर्म आ जाता है ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग यानी कि अपन ने देखा था दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हो सकती है, जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ना। अपन ने देखा था दो कंट्री के बीच में ट्रीटी थी कि आपने इस कंट्री में अगर टैक्स भर दिया तो आपको उसी इनकम में दोबारा दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जैसे सपोज इंडिया और मॉरिशस के बीच में है ये। अब अगर किसी दूसरे देश का इंडिविजुअल, जैसे सपोज यूके का इंडिविजुअल है, यूएस का इंडिविजुअल है, वो इस ट्रीटी का फायदा उठा लेता है, तो इसे बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे सपोज इंडिया का, मॉरिशस में कोई इंडिया का आदमी काम कर रहा है, यहाँ से किसी चीज में बेनिफिट हुआ, उसने यहाँ टैक्स भर दिया, तो अब उसे इंडिया में टैक्सेशन नहीं भरना पड़ेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के थ्रू। लेकिन ये होता है मॉरिशस में जो काम कर रहा है वहां टैक्स भर रहा है। अब सपोज कोई इंडियन है, वो यूएस और यूके में काम कर रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली अपनी इनकम मॉरिशस में दिखा देगा और इस तरीके से करेगा कि उसने मॉरिशस में तो भर दिया टैक्स, लेकिन अब उसी इनकम में उसे इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन इनकम एक्चुअल में उसकी यहाँ हो रही थी, तो उसने ट्रीटी को शॉप कर लिया है ना। इन दोनों दो देशों के बीच में ट्रीटी को, तीसरे देश में वो काम कर रहा था, उसने उसे उसका यूज कर लिया। इसे बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। अब ऑफशोर कंपनीज यानी कि रेसिडेंट कंपनी की डेफिनेशन दी है कि 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में है वो तो रेसिडेंट कहलाती है, अगर कम है तो ऑफशोर कंपनी कहलाती है। शेल कंपनीज मतलब जिनका कोई नो एक्चुअल फंक्शन, यानी कि ये कंपनीज तो हैं लेकिन इसका कोई एक्चुअल फंक्शन नहीं है। ये मोस्टली इलीगल होती हैं लेकिन लीगल भी हो सकती है। टैक्स हेवन जैसे कि मैंने बताया था मॉरिशस है एग्जांपल के तौर पे, और भी जगह होते हैं जैसे आयरलैंड है, और भी बहुत सारे देश होते हैं जहाँ बहुत कम टैक्स लगता है और कंपनीज हेडक्वार्टर अपने यहाँ ज्यादातर ओपन करती है, बोलते हैं टैक्स हेवन। अब एक आ जाता है पोयम। पोयम इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है जहां पास मेजर बिजनेस डिसीजन, ठीक है, जहां भी जिस भी कंट्री में जिस भी एरिया में मेजर बिजनेस डिसीजन लिए जाएंगे उसी को बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब एक और टर्म आ जाता है बीईपीएस। बीईपीएस इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाम से पता चल रहा है बेस इरोजन, यानी कि जिस भी कंट्री में सपोज कोई भी कंपनी है, वो एक कंट्री में है, काम कर रही है, कंपनी से प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन वहां तो उसने अपना प्रॉफिट नहीं दिखाया, यानी कि बेस इरोजन, बेस को इरोड कर दिया। क्यों कर पाया वो ऐसा? क्योंकि इसने कर दी प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि इंडिया से कमा रही है लेकिन वो अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट दिखा रही है दूसरे देश में, जिससे कि इंडिया में तो वो टैक्स नहीं भर रही और दूसरे देश में वो अपना टैक्स भर रही है। और वहां ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि जो दूसरा देश है, जैसे कि मैंने बताया था ना टैक्स हेवंस होते हैं, वहां बहुत कम टैक्सेशन लगता है, तो इसीलिए नाम से अब एक बार फिर से देखते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि जिस कंट्री से फायदा हो रहा है वहां नहीं भरा तो बेस इरोड कर दिया आपने। ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि आपने प्रॉफिट शिफ्टिंग कर दी। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अपन एक ऊपर देखे थे ट्रांसफर प्राइसिंग, है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग अपन ने देखी थी, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। एक और आता है टर्म क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब है अगर गवर्नमेंट है वो ज्यादा बोरो करने लगेगी तो जो प्राइवेट है उनकी बोरोइंग कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनी लिमिटेड है ना, बैंक है, कोई भी जो लैंडिंग एजेंसी होती है उसके पास मनी लिमिटेड है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी तो प्राइवेट के
प्राइवेट के पास, प्राइवेट को इतने बोरो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी क्योंकि लिमिटेड है जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसीलिए कहते हैं अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर रही है तो प्राइवेट कम बोरो कर पाएगी और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब एक आता है टर्म फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी। फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी का मतलब है जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजन है, एक सेकंड में सही से लिख दूं, जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि टैक्सेशन या स्पेंडिंग, जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजन है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉट इम्पैक्ट डिमांड। ठीक है, डिमांड को वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। डिमांड से क्या मतलब है, किसी भी चीज की डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट को, या डिमांड या सप्लाई भी कह सकते हैं बेसिक। इससे इसका भी लिटरल आप मतलब समझ सकते हैं, फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी यानी कि सरकार के जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है टैक्सेशन के, स्पेंडिंग पे, रिसिप्ट के या स्पेंडिंग के, वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे इकोनॉमी में डिमांड को, इसे बोल। अब एक आ जाता है टर्म पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग का मतलब है कि सरकार रिसेशन वाले केस में, जैसे कि कोविड 19 के समय हुआ था, ग्रोथ रेट बहुत नेगेटिव में चली गई थी, रिसेशन आ गया था, उस केस में सरकार कुछ कदम उठाती है जिससे इकोनॉमी वापस पिकअप कर सके, जैसे कि टैक्स रेट कम कर देना या फिर स्पेंडिंग बढ़ा देना। जैसे कि कोविड 19 के समय भी सरकार ने बहुत स्पेंडिंग की थी, बहुत पब्लिक मनी दिया था, तो इसे बोलते हैं पंप प्राइमिंग। यानी कि जो भी स्टेप सरकार ले रही है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग सो दैट इकोनॉमी कैन रिकवर, है ना, वापस इकोनॉमी पटरी में आ जाए, इसे बोलते हैं पंप प्राइमिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको याद रखने हैं। ये लेक्चर में यही खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसके साथ अपन देखेंगे कि कैसे आप कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में से आ रहा है तो उसमें कैसे आप वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स अपन को देखेंगे, टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, कुछ केस स्टडीज देखेंगे, और कैसे देखेंगे कि टैक्सेशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कैसे कंक्लूजन लिख सकते हैं, है ना, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। सो ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूं। अगले में अपन ये टॉपिक देखेंगे और आगे इसके अलावा भी कुछ चीजें देखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।